हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू 10 मिनट्स कानून की कक्षा। अभी तक हम काफ़ी सारे टॉपिक्स जो हैं वो कवर कर चुके हैं और आज एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज अमेंडमेंट अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मैं आप लोगों के लिए 10 मिनट कानून की कक्षा में लेके आई हूँ। जितने भी इसमें हम केसेस पढ़ेंगे सब हर बार क्रोनोलॉजी से पूछे जाते हैं। एक दो केस लॉस तो इसमें से पक्का हमारे पेपर 2 लॉ में जो है वो पूछ लिए जाते हैं। तो बताओ सब लोग रेडी हो जोरों शोरों से? 10 मिनट सिर्फ और सिर्फ ध्यान देने के लिए। स्टूडेंट्स 10 मिनट हमें अपनी लाइफ के निकालने हैं और हम लोगों को ये जो 10 मिनट हैं ये जेआरएफ तक लेके जा सकते हैं। 10-10 मिनट करके अगर हम जेआरएफ तक पहुंच सकते हैं तो बताओ क्या दिक्कत हो रही है हमें 10 मिनट देने में? कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो चलो तो हम करते हैं अमेंडमेंट अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट का स्टूडेंट्स बेसिक मतलब क्या होता है? अमेंडमेंट का मतलब है कि भाई हम क्या कर रहे हैं, कोई भी संशोधन कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी चेंज कर रहे हैं। अब ये जो हमारे अमेंडमेंट का प्रोसीजर है ये हमारे चैप्टर नंबर 20 में दे रखा है। अब जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने संविधान को बनाया तो उन्होंने इसको एक लिविंग ब्रीदिंग डॉक्यूमेंट की तरह बनाया कि जैसे जैसे हमारी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस चेंज होंगी, हमारी सोसाइटी चेंज होगी, हमारा संविधान भी जो है चेंज होगा। तो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक डायनामिक डॉक्यूमेंट है, ठीक है। हमारे पास हम लोग जब इसके फीचर्स पढ़ते हैं तो एक यूनिक ब्लेंड होता है रिजिडिटी प्लस फ्लेक्सिबिलिटी का। कि भाई रिजिड है, जहां जहां पे रिजिडिटी की जरूरत है कि इतना इजीली अमेंड नहीं किया जा सकता वहां पे रिजिडिटी भी है। कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें ज्यादा टफ करने की जरूरत नहीं है अमेंडमेंट प्रोसीजर, तो उन प्रोसीजर्स को फ्लेक्सिबल भी किया गया है, ठीक है। जो हमारे फ्रेमर्स थे उनका यही इंटेंशन था कि फ्लेक्सिबल भी हो और रिजिड भी हो, ठीक है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि संविधान जो है फ्लेक्सिबल होना चाहिए लेकिन इतना भी फ्लेक्सिबल नहीं होना चाहिए कि इजी कर दे हम उसको। तो इसीलिए इंडिया ने जो है यूके और यूएस के बीच में एक मिडिल पाथ जो है वो हमने अडॉप्ट किया है हमारे आर्टिकल नंबर 368 में हम लोग देखें तो, ठीक है। भाई इंडिया और अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन में भी अगर हम देखें तो कुछ कुछ सिमिलैरिटीज हैं, पर वो जो है वो हम हमारा एक और 10 मिनट वीडियो आएगा जिसमें हम 3 कंट्रीज के अमेंडमेंट प्रोसीजर को कंपेयर करेंगे, तब पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम लोग आर्टिकल नंबर 368 जो है वो करने वाले हैं। आर्टिकल नंबर 368 जो है वो हमारे संशोधन की बात करता है। अच्छा, ये क्या बात करता है कि कौन अमेंड कर सकता है? पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 368 क्लॉज 1 जो है वो पार्लियामेंट को पावर दे रहा है कि संविधान को अमेंड किया जा सकता है। अच्छा, वाइड पावर दे रहा है, कुछ ऐड करके भी, कुछ चेंज करके भी, कुछ प्रोविजन रिपील करके भी, किसी भी तरीके से आप जो संविधान है उसको चेंज कर सकते हैं, है ना। फिर हमारा क्लॉज 2 जो है वो 2 तरीके के हमें प्रोसीजर्स बता रहा है, 2 प्रोसीजर बता रहा है। वैसे तो हमारे पास अमेंडमेंट के 3 तरीके के प्रोसीजर होते हैं, पहले हम 2 पढ़ते हैं, तीसरा फिर तो सिंपल ही है, स्पेशल और एक स्पेशल प्लस रैटिफिकेशन, ठीक है। तो जो स्पेशल प्रोसीजर है वो क्या कहता है, एक होती है जिसमें हमें स्पेशल मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट होती है और एक जिसमें हमें स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रैटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट्स चाहिए होता है। अच्छा, एक और तीसरा हमारे पास मेजॉरिटी आती है, सिंपल मेजॉरिटी। भाई जहाँ पे हमारा क्या है, हम 50% से ज़्यादा हो गए, वो होती है सिंपल मेजॉरिटी, जो कि आर्टिकल 368 में मेंशन नहीं है बट ये ऑब्वियस है। जैसे कि अगर हमें नए स्टेट्स का एडमिशन करना है, सेकंड शेड्यूल में कुछ चेंज करना है, कुछ रूल्स ऑफ प्रोसीजर चेंज करने हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को अबॉलिश या क्रिएट करना है स्टेट्स में, तो इनमें या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनमें हमें सिंपल मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट होती है और ख़त्म बात वहीं पे। अच्छा, अब आती है हमारे पास स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रैटिफिकेशन बाय 50% ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स। अब हमारे पास जो हमारा क्लॉज 2 है उसमें ये दे रखा है कि भाई कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें हमें स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत है और कुछ चीजें मेंशन कर रखी हैं जैसे कि ये कि अगर इनमें आप चेंज करेंगे तो आपको रैटिफिकेशन चाहिएगा एटलीस्ट हाफ ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स।
इज दैट क्लियर? तो अच्छा, अब वो चीज़ें कौन सी हैं ये भी आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं। एक आता है अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हमें कुछ चेंज करना है, फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे जैसे मैं एक दो तो बता दूंगी, बाकी सब आपको देखने हैं, ध्यान देना। जैसे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट जो कि हमें आर्टिकल नंबर 54 और 55 में हम डील करते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आ रहा है कि भाई एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स, कौन से आर्टिकल हैं जहां पे हम एक्सटेंट देखते हैं यूनियन की एग्जीक्यूटिव या फिर स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर का, कौन से आर्टिकल हैं? क्या 73, 72 कौन सा बात कर रहा है इसमें से एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन या फिर स्टेट? यूनियन की और स्टेट की हमें एग्जैक्टली यही है, एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन एंड एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट। कहाँ दे रखा है? आर्टिकल 162 में दे रखा है स्टूडेंट्स, आर्टिकल नंबर 73 में दे रखा है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के आर्टिकल्स में कुछ चेंज करना है, 7 शेड्यूल में चेंज करना है, फिर चाहे वो लिस्ट 1, लिस्ट 2 या लिस्ट 3 हो, हमें स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में चेंज करना है, या अगर आर्टिकल 368 में भी चेंज करना है तो हमें स्पेशल मेजोरिटी और हमें 1/2 ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट का जो है रैटिफिकेशन चाहिए होगा। स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है हमारी, बताओ क्या होती है? मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप प्लस मेजॉरिटी ऑफ 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो मतलब कि स्पेशल क्या है हमारी? टोटल मेंबरशिप प्लस 2/3 जितने प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं उसकी हमें मेजॉरिटी, प्लस फिर अगर हमें इनमें कुछ चेंज करना है जो भी हमने देखा, तो हमें किसकी रिक्वायरमेंट है? 1/2 ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स की जो है रिक्वायरमेंट है। अच्छा, अब अमेंडमेंट के लिए बिल जो है उसका प्रोसीजर क्या है? किसी भी इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में जो है वो लेके आया जा सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर्स में वो नहीं लाया जा सकता है। कोई भी मिनिस्टर लेके आ सकते हैं, फिर बिल को स्पेशल मेजोरिटी, बिल जो भी केस उसके द्वारा पास किया जाएगा, फिर जो है बिल को बाद में अगर डिसएग्रीमेंट हो रहा है, कोई जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं है, दोनों को क्या करना पड़ेगा? बिल सेपरेटली पास करना पड़ेगा। फिर जो बिल है उसमें कहाँ जाएगा भाई? अगर फेडरल प्रोविजंस को चेंज कर रहा है तो रैटिफिकेशन चाहिए स्टेट्स का। फिर जब दोनों से पास हो जाता है फाइनली वो कहाँ जाता है? प्रेसिडेंट के पास जाता है। हमसे क्या पूछते हैं? हमसे पूछते हैं 368 किसकी बात कर रहा है, किसमें स्पेशल मेजोरिटी प्लस रैटिफिकेशन चाहिए होता है, और हमसे केस लॉज की लिस्ट पूछी जाती है। ठीक है, फिर हमारे पास आता है कि भाई अब मुद्दा हमारे पास ये उठता है कि क्या लिमिट है, कि क्या पार्लियामेंट की पावर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की एकदम बिल्कुल अनलिमिटेड है? क्या कोई रोक है? क्या फंडामेंटल राइट्स भी अमेंड किए जाते हैं? ये हमें लैंडमार्क केस लॉस के थ्रू आंसर मिला था। सबसे पहला आता है शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहां पे बोला गया कि पार्लियामेंट कुछ भी अमेंड कर सकता है इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल नंबर 13 में जो वर्ड लॉ है उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं आता है, तो मतलब कि कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं होता है। तो मतलब कि जब हमने आर्टिकल 13 में बोला, लॉ की डेफिनेशन दी, उसमें संवैधानिक संशोधन नहीं आ रहा है, तो पार्लियामेंट कुछ भी अमेंड कर सकता है ना? यस और नो? इवन फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकता है। पढ़ो आर्टिकल 13 साथ साथ। फिर आता है सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, जिसमें शंकरी प्रसाद के केस को रीअफर्म किया गया और बोला गया बिल्कुल अमेंड किए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे हिदायतुल्ला और मुधोलकर ने ऑल दो डाउट्स एक्सप्रेस किए थे। अच्छा, डाउट्स एक्सप्रेस करने से क्या होता है? मेजॉरिटी डिसीजन तो आया नहीं, लेकिन इसने क्या किया? हमारे फ्यूचर चेंजेस के लिए थोड़ा सा स्कोप छोड़ दिया। फिर आता है आईसी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, वेरी वेरी लैंडमार्क केस लॉ। यहाँ पे 6:5 रेशियो से प्रोस्पेक्टिवली ओवर रूल किए गए हमारे प्रीवियस केस लॉज, और बोला गया कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकता है। आर्टिकल नंबर 13 में संवैधानिक संशोधन इंक्लूड होते हैं, और अमेंडमेंट जो है आर्टिकल 368 में वो लॉ होता है, उसका जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है। इसी केस का इफेक्ट क्या था कि पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर दी गई स्टूडेंट्स। ठीक है, अच्छा, इसी की वजह से, इस केस की वजह से अब पार्लियामेंट नाराज होगी कि भाई हमारी पावर लिमिट कर दी, तो हम एक अमेंडमेंट लेके आते हैं, 24वां संवैधानिक संशोधन लेके आते हैं 1971 में। इन्होंने क्या किया? आर्टिकल 368 को अमेंड करते हुए एक्सप्लिसिटली पार्लियामेंट को पावर दे दी कि वो कुछ भी अमेंड कर सकते हैं इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स।
प्रेसिडेंट की एसेंट को क्या कर दिया, मैंडेटरी कर दिया गया कि प्रेसिडेंट को अमेंडमेंट में एसेंट देनी ही देनी पड़ेगी। आर्टिकल 13 में क्लॉज 4 इंट्रोड्यूस किया और 368 में 3 इंट्रोड्यूस किया, और क्या किया, जुडिशियल रिव्यू फंडामेंटल राइट्स वाले अमेंडमेंट का खत्म कर दिया गया, जो कि 368 के अंदर हो रहे हैं। अच्छा, फिर आया हमारे पास केशवानंद भारती, हमारी इंडियन लीगल हिस्ट्री का वेरी वेरी लैंडमार्क केस लॉ है, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आई। इसमें क्या बोला, प्लेन एंड सिंपल, पार्लियामेंट के पास पावर ऑलरेडी थी अमेंड करने की, पावर प्रोसीजर 368 में ऑलरेडी थे, वाइड पावर्स थी, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई पावर नहीं थी कि भाई आप जो है बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर दो। पार्शली इसमें गोलकनाथ के केस को ओवर रूल किया गया और 24th अमेंडमेंट को बोला गया कि भाई 24th अमेंडमेंट आपसे पहले भी पार्लियामेंट के पास पावर थी, इस केस में बोला गया, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर आप नहीं हिला सकते हो। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, बहुत सारी चीजें केस लॉज के थ्रू बेसिक स्ट्रक्चर में इंक्लूड की गई, जुडिशियल रिव्यू, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, डेमोक्रेसी, ये सब, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सेक्युलरिज्म, सेपरेशन ऑफ पावर, ये सब क्या है हमारे केस लॉज के थ्रू जो है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में इंक्लूड करे गए टाइम एंड अगेन। फिर आया हमारे पास 42nd अमेंडमेंट 1976 में, ये तब का टाइम है जब हमारे इमरजेंसी लग रखी थी, ठीक है। यहाँ पे अनलिमिटेड पावर जो है वो दी गई किसको, वापस से पार्लियामेंट को। क्लॉज 4 एंड 5 इंट्रोड्यूस किए गए और बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स का कोर्ट में कोई भी मुद्दा ही नहीं उठा सकता है। जुडिशियल रिव्यू फिर खत्म कर दिया गया और यहाँ पे ये बोला कि अनलिमिटेड अमेंडिंग पावर है। लेकिन हमारे पास जो मिनर्वा मिल्स का केस आया उसमें 368 को क्लॉज 4 एंड 5 को स्ट्रक डाउन कर दिया गया और बोला कि पार्लियामेंट अपनी पावर इतनी नहीं बढ़ा सकती है कि बेसिक स्ट्रक्चर को खत्म करे, और बोला कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी का बैलेंस हमारा बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। फिर आता है वामन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहाँ पे बोला कि डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर अब भाई किस पे अप्लाई करेगी, कि हम अब जैसे ही केशवानंद भारती आए वहां पे क्या बोला कि बेसिक स्ट्रक्चर नहीं हिला सकते हो आप लोग, अमेंड कुछ भी कर सकते हो, तो हर कुछ चीजें चैलेंज करने गए। तो वामन राव के केस में बोला कि भैया 24 अप्रैल जो डिसीजन की डेट है, इससे पहले जो भी अमेंडमेंट हो चुके हैं अब उनको रहने, तो इसके बाद वालों का आप क्या कर सकते हो, चैलेंज कर सकते हो। ये जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है ये पोस्ट केशवानंद पे अप्लाई करेगी। क्लियर है। चलिए, फिर आता है एसआर बोमई। इस केस में सेक्युलरिज्म को एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट माना गया, ठीक है, क्लियर है। वैसे तो ये प्रेसिडेंट्स रूल का केस है। फिर आता है हमारे पास लास्ट एल चंद्र कुमार, नहीं लास्ट तो नहीं है, एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ पे 7 जज बेंच ने क्लॉज 2D जो 323A में है और क्लॉज 3D जो 323B में है, ये कहाँ के प्रोविजंस हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, जहाँ पे हाई कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है वो आउस्ट कर दिया गया था 226 227 में। बोला गया कि भाई ये जो दोनों क्लॉजेस हैं इनको हटाया जाए, ये बेसिक स्ट्रक्चर को कहीं ना कहीं डैमेज कर रहे हैं। फिर आता है IR कोहेलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। इस केस में बोला गया कि 24 अप्रैल के बाद क्या लाया गया था हमारे पास ना स्टूडेंट्स, एक 9th शेड्यूल लाया गया था। केशवानंद भारती आया ही इसलिए था कि केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट आए और फिर जब वो केस चल रहा था उसको 9 शेड्यूल में रख दिया गया। कि इनका 9 शेड्यूल में क्यों रखा गया, क्योंकि ये क्या था, एक कुआं था, यहाँ पे कुछ भी रख दो इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होता था, ऐसा बोला गया था। IR कोयलो में बोला कि कोई भी लॉ 9 शेड्यूल में इवन आफ्टर दिस रखा गया है या बिफोर दिस, अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहा है ना, सॉरी आफ्टर दिस, तो अगर बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहा है तो उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। 9 शेड्यूल कंप्लीटली इम्यून नहीं है कोर्ट्स के जुरिस्डिक्शन से। क्लियर है। तो अगर हम इवोल्यूशन देखें तो हमारे 1951 से लेके हमारे पास 60 से फिर हमारे पास भाई इसके बाद आप लोग एक सेकेंड, सज्जन सिंह कर सकते हो, है ना, गोलकनाथ, फिर केशवानंद भारती। इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण के केस में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को क्या किया गया था, बेसिक स्ट्रक्चर का, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट माना गया, ठीक है। मिनर्वा मिल्स हमारे पास हो गया, SR बोमई, IR कोयलो, ये सब जो है अपन पढ़ चुके हैं। ये अपना क्या था स्टूडेंट्स, 10 मिनट सीरीज में अमेंडमेंट अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में या फिर आने वाली क्लासेस में हम लोग कंट्रीज का कंपैरिजन भी करेंगे। आई होप ये सीरीज आप लोगों के लिए हेल्पफुल रह रही होगी। अगर आपको कोई भी और टॉपिक चाहिए 10 मिनट सीरीज में तो मुझे बिल्कुल बताना। दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट 10 मिनट कानून की कक्षा में।